हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट लेक्चर में हमने मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी को लेकर के डिस्कशन किया था। आज उसी लेक्चर को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलैरिटी यानी कैपिटल एम की बात कर रहे हैं एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन एक्स से सिंबल दे रखा है हमने मोल फ्रैक्शन को। अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है जी, मास ऑफ सॉल्यूशन से क्या मतलब है हमारा। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना हो तो मोल वाला फॉर्मूला पता होगा आपको। N1 इक्वल टू क्या होता है, W1 अपॉन में M1। एंड अगर मैं बोलूँ कि N2 इक्वल टू क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, W2 अपॉन में M2। 1 यानी फर्स्ट कंपोनेंट बेसिकली हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, यानी N1 क्या है यहाँ पे, इसका मतलब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। सेकंड कंपोनेंट जो ऊपर से ऐड करते हो वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है, यानी N2 क्या है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, मतलब W1 क्या हो जाएगा, N1 इंटू में M1। हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम बोले तो W1 की बात कर रहे हैं हम, तो यानी ये हो जाएगा आपका क्या जी, N1 इंटू में M1। अब प्लस मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2, तो क्या हो जाएगा ये हमारा N2 इंटू में M2। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को कि मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से हमने मास ले लिया किसका जी, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। ठीक है जी, मोल्स वाले फॉर्मूले से। अब आपको मालूम है कि भाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसका सिंबल डाल देते हैं, जैसे कि हमारा इसका सिंबल क्या है, डी है। डी इट स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, लीटर में बदल रखा है, 1000 से डिवाइड किया हुआ है तो वही 1000 ऊपर चला गया, आपको मालूम ही है। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, आपको क्लियर है। मोलैरिटी का फॉर्मूला पहले भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बोलेंगे तो हम देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या था N1 इंटू में M1 प्लस N2 इंटू में M2 अपॉन में डेंसिटी यानी कि D। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, N1 इंटू में M1 अपॉन में N2 इंटू में M2 अपॉन में D। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का। अब वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, आप वॉल्यूम वाली जो टर्म है आप इस वॉल्यूम की जगह यहाँ पुटअप कर सकते हो आप। तो मोलैरिटी क्या बन जाएगी हमारी, देखिए आप, मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M, ये हो जाएगा N2 में 1000
अब आपने वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम रख दिया, वॉल्यूम की वैल्यू रख दी आपने, तो क्या है हमारे पास N1 इंटू में M1 प्लस N2 इंटू में M2। अब ये अपॉन में D था तो ये D ऊपर चला गया, देख लीजिए अब आप इंटू में D, ये हमारे पास मोलैरिटी होगी। क्लियर है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब इसके बाद देखिए डिवाइड, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, बाय N1 प्लस N2। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आप N1 प्लस N2 से डिवाइड कर रहे हो आप ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारा क्या रिजल्ट बन जाएगा हमारा, देखिए सो डैट मोलैरिटी जो होगी, मोलैरिटी जो होगी यानी कि कैपिटल M, ये हो जाएगा N2 अपॉन में N1 प्लस N2 इंटू में 1000 इंटू में D अपॉन N1 इंटू में M1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N2 इंटू में M2 अपॉन में क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। ठीक है जी, तो ये रिज़ल्ट हो गया हमारा, ये रिज़ल्ट आ गया हमारा। अब हमारे पास मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू में N2 अपॉन में N1 प्लस N2, यानी जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का। तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि x2 इंटू में 1000 इंटू में क्या दिया हुआ है आपको जी 1000 इंटू में क्या है डेंसिटी यानी कि D अपॉन N1 अपॉन में N1 प्लस N2। ये क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। तो हम N1 अपॉन में N1 प्लस N2 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए हम यहाँ पर x1, और ये क्या हो जाएगा इंटू में M1 है ये हमारा। सेम N2 अपॉन में N1 प्लस N2, यानी ये क्या बन जाएगा हमारा x2, और ये हो जाएगा आपका इंटू में M2। तो ये हमारा बोलेंगे फॉर्मूला बन गया, या आप कह सकते हो रिलेशनशिप बन गई है हमारी किस केस में, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये हमारी रिलेशनशिप होती है जी। ठीक है जी, तो समझ में आ गई होगी रिलेशनशिप सभी को। तो अब इसके बाद आपने रिलेशनशिप कौन सी ड्राइव करी है यहाँ पे, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप ली है आपने। ठीक है जी, फॉर्मूला वगैरह वैसे एग्जाम में ड्राइव करने को बोलते नहीं है, बट बेसिकली आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया कि भाई ये रिजल्ट एक्चुअली में आ कैसे रहा है। लेकिन हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें तो ये रिजल्ट यूज़ करना होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। तो रिजल्ट अपने माइंड में क्लियर कर लो कि भाई ये रिजल्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन एक बारी समझ लेना आप, बाकी बेसिकली जो आपको जो याद रखना है वो आपको ये रिजल्ट याद रखना है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलैरिटी यानी कैपिटल M एंड मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में रिलेशनशिप बतानी है आपको यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि डेरिवेशन की हमारे को बेसिकली नीड इतनी है नहीं, ड्राइव करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता देता हूँ। मोलैरिटी इक्वल टू होता है हमारा, मोलैरिटी इक्वल टू होता है हमारा इसमें मोलैलिटी इंटू में डेंसिटी अपॉन में 1 प्लस M यानी मोलैलिटी इंटू में M2 यानी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। अगर आपसे बोले कि भाई मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है, तो ये आपको मैंने रिजल्ट बता दिया है। इस रिजल्ट को ध्यान रखना है आपने कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में अगर रिलेशनशिप बोलते हैं तो आपको ये रिजल्ट बताना है। मोलैरिटी इक्वल टू में मोलैलिटी इंटू में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 प्लस ये क्या है स्मॉल m मोलैलिटी हो गई, M2 क्या हो गया सॉल्यूट का मोलिकुलर मास हो गया। तो आप इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच के रिलेशनशिप की बात कर सकते हो आप। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन दे रखा हो, अगर मोलैलिटी की वैल्यू दे रखी है और सॉल्यूट मेंशन किया हुआ है कि भाई पर्टिकुलर कौन सा सॉल्यूट है और उसकी डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की, तो आप यहाँ पर आप मोलैरिटी की वैल्यू वहाँ पे
निकाल सकते हो जी आप। ठीक है जी, तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया ये भी हमारा, जहाँ पर हमारी बात हो रही है किसकी जी, मोलैरिटी और मोलैलिटी की भी। ठीक है जी, उनके बीच की रिलेशनशिप की। अब नेक्स्ट मैंने कंसंट्रेशन टर्म लेनी है आपके लिए, वो है हमारी जी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है कैपिटल एन, और एन का मतलब क्या होता है हमारा, नॉर्मल। ठीक है जी, नॉर्मल सॉल्यूशन जहाँ भी बोलेंगे इट मीन्स वहाँ पे नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग आपसे बात हो रही है। अब नॉर्मेलिटी की स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आप बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या बन गया, n इक्वल टू में W2 अपॉन में हो गया इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट का, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मान लीजिए सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दे रखी है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये हमारा फॉर्मूला हो गया, कह सकते हो आप भी। ठीक है जी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में एक ही फ़र्क है कि वहाँ पे आपका मोलर मास आता था सॉल्यूट का, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, सॉल्यूट का आपका इक्विवेलेंट मास आ रहा है जी। अब छोटी सी एक बात और आपको यहाँ पे क्लियर होनी ज़रूरी है कि भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, किसी भी सब्सटेंस का हमने इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं हम। अब जैसे देखिए, अब आप अगर आपको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, किसी एसिड का आपने इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है निकालने का, हमारा मोलर मास, उस एसिड का मोलर मास लेंगे अपॉन में बेसिसिटी। बेसिसिटी से मतलब है हमारा नंबर ऑफ एच पॉजिटिव डिस्प्लेस्ड। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव डिस्प्लेस्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सल्फ्यूरिक एसिड को ज़्यादातर हर जगह यूज़ करते रहते हो आप रिएक्शंस में, तो H2SO4 की बात करेंगे, अगर इसे आयोनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव एन 2 हो गए और ये SO4 2 नेगेटिव एन। इसका मोलर मास अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, मोल मास। मोल मास क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हम भाई 2 हाइड्रोजन का टोटल और सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये वैल्यू हो जा रही है 98। ठीक है जी, वैल्यू क्या हो जा रही है 98। अब अगर इसका हमारा इक्विवेलेंट मास निकालना है हमारे को, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हम, आप क्या करोगे 98, बेसिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव डिस्प्लेस, कितने एच प्लस निकल रहे हैं आप देख रहे हो 2, तो इसकी बेसिसिटी क्या हमारी बोलेंगे तो 2 है जी। तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये हो जाएगा 49। तो 49 वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आ रही है किसके लिए, H2SO4 के केस में। ठीक है जी, ये आपने एक एसिड इक्विवेलेंट मास निकाला, आपने एक एसिड का आपने क्या निकाला, इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट किया आपने। ठीक है जी, अब अगर किसी बेस का निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन बेस, किसी बेस का निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इसमें भी एज इट इज मोलर मास, मोल मास लेना आपने अपॉन में एसिडिटी। इससे मतलब क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव डिस्प्लेस्ड। अब आप देखो सबसे ज़्यादा आप ज़्यादातर बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे NaOH को यूज़ करते हो आप। अगर इसको आयनाइज करें तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव N प्लस OH नेगेटिव। तो मोलर मास की बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो क्या निकल जाएगा इसका मोल मास। मोल मास क्या निकल आएगा बोलेंगे तो हम
23, सोडियम का होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल वैल्यू हो जाएगी जी 40। अब इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा इसके हिसाब से अगर देखें तो इक्विवेलेंट मास तो 40। अब एसिडिटी की वैल्यू OH नेगेटिव डिस्प्लेस होता है, तो कितने OH नेगेटिव यहाँ निकल रहे हैं 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी। यानी कि अगर आपसे बोलते हैं NaOH के केस में इक्विवेलेंट मास और मोलर मास की बात करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही रहती है। ठीक है जी, जो इक्विवेलेंट मास होगा वही आपका NaOH का क्या मोलर मास भी सेम ही होगा जी। ठीक है जी, तो आपने देखा इस तरीके से हमने बेस के केस में इक्विवेलेंट मास निकाला जी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है जी, एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का आपने इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालते हैं, बोलेंगे आप इसके लिए क्या करते हो, आप एटॉमिक मास लेते हो आप उस एलिमेंट का अपॉन में वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम ही है, एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 27 है। अब इसकी वैलेंसी निकालनी है तो 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 8 एंड 3। आउटर मोस्ट सेल में अगर आपके पास 1 से 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। अगर 4 से मोर देन होते तो 8 माइनस करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी निकालते। मान लीजिए 5 होती वैल्यू, ये 8 माइनस 5 कर देते आप 3 आ जाती। 6 होती, 8 माइनस 6 कर देते 2 आ जाती वैलेंसी। तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 से 4 के बीच में ये वैल्यू, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होगी। एटॉमिक मास कितना है देख रहे हो आप, 27 है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास की बात करूँ यहाँ पर आपसे, इक्विवेलेंट मास की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 27/3 यानी 9 आ गई वैल्यू। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया हमारा इस एलिमेंट के केस में, भाई हमारा 9 हो गया जी। ठीक है जी, तो ये आपने इक्विवेलेंट मास निकाला है एलिमेंट का। आप देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इक्विवेलेंट मास निकालना है आपने, देखिए इक्विवेलेंट मास बताना है ऑफ एन, कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है उसका आपने इक्विवेलेंट मास बताना है जी। तो इसके लिए क्या करेंगे आप देखो, इसका तरीका क्या हो गया, इसमें भी मोलर मास ले लेंगे आप। मोलर मास में की बात करेंगे आप अपॉन में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल एटम। जो वहाँ पे जो मेटल होगा ना, जो भी मेटल होगा उस सॉल्ट के अंदर, तो उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, उस पॉजिटिव चार्ज से आपने क्या करना है, मोलर मास को डिवाइड कर देना है। जैसे कि अब आप NaCl की बात करते हो, कॉमन सॉल्ट है हमारा, हम यूज़ करते हैं। तो अब आप देखिए इसमें मेटल कौन सा है, Na, नॉन मेटल कौन सा है, Cl है। तो Na पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1 है। तो अब आपका मोलर मास क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल वैल्यू हो गई 58.5। यही क्या हो गया इसका, आप बोलेंगे मोलर मास हो गया जी। ठीक है जी, मोलर मास 58.5। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया इसके हिसाब से देखेंगे तो हम इक्विवेलेंट मास, तो आपका मोलर मास एज इट इज़ मोल मास अपॉन में टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो आप बोलेंगे, फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिखा है ना, एक काम करते हैं वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। मोलर मास कितना हो रहा है 58.5 है, अपॉन में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया +1, इसके हिसाब से देखा जाए तो यानी 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, वही की वही रहेगी इस केस में। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमारा इस सॉल्ट के केस में हमारा इसका इक्विवेलेंट मास निकल गया जी। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, इधर देखिए आप, अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का, आपको बोल रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, तो वो कैसे निकलेगा, इसमें आप चाहे तो आपका अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास ले लेंगे आप,
अगर कोई मॉलिक्यूल का केस दिया हुआ है तो वहाँ पे उसका मोलर मास भी हो सकता है। अब देखो अपॉन में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ठीक है जी। अब अगर आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, यानी जितने इलेक्ट्रॉन आपके लिए जा रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं, यानी जो n फैक्टर है आपका, तो उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे मोलर मास या एटॉमिक मास को। तो इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट मास निकल जाता है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है जी। तो इसके लिए एक काम करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी और अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी आपको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, मैं बात कर रहा हूँ MnO4 नेगेटिव आयन की। ये अपने आप को चेंज कर रहा है किसमें जी, Mn2 प्लस में, और साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 8 हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8H प्लस। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो x मान करके। MnO4 नेगेटिव आयन में कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, बोलिए आप। MnO4 नेगेटिव आयन, Mn को x माना, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, -2 इंटू 4 -8 इक्वल टू में ये -1 दिया हुआ है, देख लो -1, x इक्वल टू -1 प्लस 8, x इक्वल टू कितना आ गया +7, यानी Mn क्या है यहाँ पे +7। किसमें चेंज कर रहा है Mn2 प्लस में अपने आप को, कितने इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ पे बोलेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब आप देखिए अगर आप ये एक्चुअली MnO4 नेगेटिव है, ये आयनिक फॉर्म दिखाई गई है आपको, वैसे ये बेसिकली क्या है KMnO4 है, जिसको आप क्या बोलते हो, पोटासियम परमैग्नेट बोलते हो आप। तो पोटासियम परमैग्नेट का जो मोलर मास होता है, अगर हम बोले तो मोल मास जो होता है वो होता है 158। तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी, अब इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं इसका हम। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास, जो कि कितना है 158। अब डिवाइडिंग बाय में n फैक्टर, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं 5 हैं, तो आप क्या कर दोगे 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ये मैंने रिएक्शन बताई हुई है एसिडिक मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है ये, ठीक है जी, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। अगर मैं इसी को बेसिक मीडियम में बोलूँ तो, अगर रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में होगी तो आपका ये जो MnO4 नेगेटिव आयन है ये अपने आप को चेंज करता है यहाँ पर MnO4 2 नेगेटिव आयन में। यहाँ पर जैसे MnO4 नेगेटिव आयन ने Mn2 प्लस में अपने आप को कन्वर्ट किया है, तो बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव आयन अपने आप को चेंज करता है MnO4 2 नेगेटिव आयन में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो पता ही आपको +7 था। इसकी बात करेंगे तो कितना हो जा रहा है, अभी आप निकालेंगे तो +6, कितनी वैल्यू आएगी हमारी +6 वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप देखो कितने का डिफरेंस है 1 का, तो यानी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बोलेंगे तो 158 अपॉन में 1, क्योंकि n फैक्टर क्या है आपका 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पर 1 है, तो आपका 1 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू वही की वही रहेगी, कहने का मतलब है। अब देखिए ये तो मैंने आपको बात बताई किसके केस में जी, बेसिक मीडियम के लिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ न्यूट्रल मीडियम के लिए, न्यूट्रल मीडियम और वीकली बेसिक मीडियम, वीकली बेसिक मीडियम, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका जो MnO4 नेगेटिव आयन है ये अपने आप को चेंज करता है MnO2 में। किसमें चेंज करता है जी, MnO2 में, किसके अंदर, न्यूट्रल मीडियम के अंदर या वीकली बेसिक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर +7 था ही, यहाँ पे निकालेंगे तो -2 इंटू 2 -4 इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो प्लस का 4, यानी कि 4। कितने का डिफरेंस है 7 और 4, 3 का डिफरेंस है 3 इलेक्ट्रॉन्स।
यानी अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो आप बोलेंगे 158 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है जी। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं समझता हूँ आपको कि इक्विवेलेंट मास किस तरीके से निकालते हैं वो वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एसिड के केस में बताया, किसी एलिमेंट के केस में बताया, किसी सॉल्ट के केस में बताया, किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म में बात होगी तो कैसे करेंगे, वो भी बात आपको मैंने समझाई। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर आपको कोई नॉर्मेलिटी का कोई न्यूमेरिकल दे रखा हो तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे, आप वैल्यू को पुटअप करेंगे निकालने के बाद में, और नॉर्मेलिटी आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई आपकी नॉर्मेलिटी की। आगे मैं आपसे बात करता हूँ स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द amount of solute in grams dissolved in per liter of solution, यानी इसमें क्या करते हैं हम भाई, जो सॉल्यूट होता है उसका मास लेते हैं अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर बोले तो आप बोल सकते हो इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ की बात समझ में आ गई होगी। कोई भी सॉल्यूट दे रखा होगा उसका अमाउंट ले लेना है ग्राम में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारी क्या निकल जाएगी, स्ट्रेंथ निकल करके आ जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है जी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम, ठीक है। इस टर्म का कब यूज़ करते हैं, इस टर्म का यूज़ हम जब भी करते हैं जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो हमारी क्या है जी, पीपीएम है। तो आप बोल सकते हो दिस टर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द concentration of a solution in which solute is present in very less amount, ठीक है जी। तो इसी टर्म को क्या बोलते हैं भाई, पीपीएम बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए आप पीपीएम की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। लेट अस सपोज ए इज ए सब्सटेंस, ठीक है जी। ए इज ए सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन, यानी कोई ए सब्सटेंस है जिसको हमने सॉल्यूशन में डिजोल्व कराया हुआ है। तो उस कंडीशन में अब पीपीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पीपीएम ए इक्वल टू में क्या बोलेंगे हम, ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में क्या बोलेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, इनटू मिलियन के लिए क्या लाएंगे 10⁻⁶। मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ हो गई हमारी, ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी जिनके ऊपर हमारी बात हुई थी कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास में कौन कौन से वेज हैं, तो उनमें ये सारे वेज आ जाते हैं हमारे, ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर और करना चाहूँगा
कि कई बार आपसे बोलते हैं कि भाई मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन सी टर्म ज़्यादा बेस्ट होती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो देखिए मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, वॉल्यूम आता है, और मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, मासिस की बात आती है, वॉल्यूम नहीं होता है, मास और मोलर मास की बात होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, देखिए वो टर्म्स हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होती हैं, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। तो जो टर्म हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, जिनमें वॉल्यूम की बात नहीं होगी, वो सारी टर्म्स हमारे लिए क्या होती है, मेजरमेंट के लिए सूटेबल होती हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है टेम्परेचर के साथ बदलती नहीं है, चाहे वो मास फ्रैक्शन हो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो, चाहे वो मोलैलिटी हो। तो जिन जिन फॉर्मूलों में हमारी वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, वो सारी टर्म्स हमारे लिए क्या होती हैं, सूटेबल होती हैं फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी कि मोलैरिटी में से कौन सी ज़्यादा बेटर होगी हमारे लिए, मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है जी। ठीक है जी। एक छोटी सी बात और मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा कि भाई आपके पास में 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन एंड 1 मोलर सॉल्यूशन, आप बोल सकते हो आउट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन एंड 1 मोलर सॉल्यूशन which is more concentrated, which is more concentrated and why? भाई आपको पता है कि भाई मोलर का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसमें हम अगर 1 मोलर बोल रहे हैं तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो रहा है। सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर पहले से भी सॉल्यूट है। अब 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी आपका जो सॉल्यूट है वो किस में डाल रहे हो, आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो, और सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट का अमाउंट नहीं है हमारे पास पहले से ही। जो हमने 1 मोल डाला हुआ है केवल वही सॉल्यूट उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो ज़्यादा सॉल्यूट किसके अंदर होगा बोलेंगे तो 1 कैपिटल M के अंदर, क्योंकि इसमें हम 1 मोल सॉल्यूट को 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, और सॉल्यूशन में पहले से भी सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, इसका मतलब किस सॉल्यूशन की होगी, सॉल्यूट की ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में होगी, 1 मोलर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर concentrated than 1 molar solution because 1 molar solution contains extra amount of solute in the solution। ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा सभी को कि 1 मोलर के अंदर क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है, किसके कंपैरेटिवली, 1 मोलर के कंपैरेटिवली। इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा वाला हो गया, 1 मोलर हो गया जी। ठीक है जी। तो आई थिंक सो कंसंट्रेशन से रिलेटेड सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। नोट डाउन कर लीजिए अब आप।